कोशिश तो बहुत किए कि कोई एसी वाला कमरा और सोफा वाला जगह मिल जाए। जिस राजन ने हमें इन दो शिक्षकों से मिलवाया है उसके घर पर लाइटिंग की दिक्कत थी और हम बिहार के शिक्षा मंत्री तो है नहीं, तो हमारे पास बढ़िया जगह का इंतजाम नहीं हो पाया। जिस दो सज्जन के बगल में बीच में मैं खड़ा हूँ वो बिहार का भविष्य लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं ये हमको पता नहीं है। हाथ जोड़कर ये अपनी मानवता को और विनम्रता को आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब से मैंने शिक्षकों पर सीरीज करना शुरू किया था तब से इन लोगों का लगातार फोन आ रहा था कि प्रशांत जी अब आप आइए। मास्क मैं अब ऊपर कर रहा हूं ताकि इन लोगों से बातचीत की जा सके। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नियोजित शिक्षक कह लीजिए, टीईटी पास शिक्षक कह लीजिए, या बिहार के भविष्य को लिखने वाला इंसान, उनके साथ दिक्कत क्या है ये दिक्कत हम सब नहीं जानते हैं। बहरहाल हमारे जो दाहिने तरफ खड़े हैं उनका नाम अमित है। अमित साहब से पहला सवाल यही रहेगा कि सर आपका ड्यूटी कहीं लगा है? कोरोना पर बात करेंगे फिर नियोजित वालों पर लौटेंगे। ड्यूटी कहीं लगा है सर? नहीं लगा है। हमारे विद्यालय में प्रवासी लोग आकर रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसको क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया है, इसीलिए हम अभी ड्यूटी में नहीं हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगा है? मेरा ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं लगा है, बल्कि प्रखंड स्तर पर जो कोविड-19 को लेकर के कंट्रोल रूम बना है उसमें मेरी ड्यूटी लगी है। तो कितना बजे से कितना बजे तक का होता है? उसमें ऑफिस आवर में 10 से 5 तक है। तो ये ड्यूटी करने का ऑफिस आवर में कुछ अलग से मिल रहा है कि बस वही वेतन वाला? वो तो सिर्फ अपने वेतन पे है और प्रतिनियोजन में है, आदमी काम करता है, इसके लिए अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। अब लौट जाते हैं शिक्षकों के दिक्कतों के तरफ। सर पहला सवाल, लोग यही कहते हैं कि शिक्षक लायक नहीं है, लोग ये कहते हैं कि ये लोग बकैती कराता, पढ़ावत नहीं है। तो हम सिंपल पहले आपसे यही कहेंगे कि जनवरी का स्पेलिंग बता दीजिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ताकि उन लोगों को जवाब मिलना जरूरी है जो किसी चैनल पर देखते हैं कि बिहार के शिक्षक को फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। तो जनवरी का स्पेलिंग पता है तो बता दीजिए। JANUARY। तो ये सही बता दिए। ये मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये सवाल इनसे नहीं पूछना चाहिए। अब आप ये बताइए कि टीईटी शिक्षकों का मूल दिक्कत क्या है? टीईटी शिक्षकों को अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। उन्हें सहायक शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए था, उन्हें जो है कि वेतनमान मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उनको सबसे जूनियर कैटेगरी में रखा गया है और सबसे उनको सारी चीज़ें कम मिलती हैं, पेमेंट भी कम मिलता है और सीनियरिटी भी उनकी सबसे कम है। अब आ जाइए आप नियमित और नियोजित जो आप बात कह रहे हैं उस पर। जैसे मान लीजिए कि जब बहाली शुरू हुई तो आपका कहना ये है कि अन्य राज्यों में जो टीईटी के शिक्षक हैं वो नियमित में गिने जाते हैं, उनको राज्य का कर्मचारी कहा जाता है, लेकिन आप लोग को नहीं कहा जाता है। तो इसका एक जो जवाब दे रहे हैं लोग, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि वो लोग तो BPSC पास करके नियमित बन रहे, आप लोग टीईटी पास करके बन रहे हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? टीईटी की जो परीक्षा हुई थी 29 लाख लोग शामिल हुए थे, उसमें 1.25 लाख लोग पास हुए थे। आप समझ सकते हैं किस लेवल का परीक्षा हुआ था और किस लेवल के लोग आए हैं। टीईटी से मिल लीजिएगा एक बार, आपको पता लग जाएगा टीईटी क्या चीज़ है। लेकिन टीईटी ऐसा ऐरा खैरा नहीं है, वो BPSC के लेवल का ही बंदा है। आप नहीं जानते हैं कि बिहार में 1.25 लाख टीईटी शिक्षक हैं। आप सिर्फ उन लोगों को जानते हैं जिनकी बहाली मुखिया के द्वारा हुई है, उन लोगों को देखे हैं, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। आप टीईटी शिक्षक को जान जाइए, देख लीजिए, मिल लीजिए, आप ऐसा दोबारा नहीं कहेंगे। कब बहाली हुई थी आपकी? मेरी बहाली 2014 में हुई थी, फरवरी में। और अब तक आप रेगुलर ड्यूटी करते हैं? हाँ बिल्कुल, डिग्री रेगुलर होती है हमारी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम पहली से 5वीं कक्षा में बहाल हुए हैं, तो हमें सारे विषय पढ़ाने हैं। शादी हुई है आपकी? बिल्कुल हुई है। बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है 3.5 साल का। कहाँ पढ़ता है? अभी पढ़ता नहीं है वो, लेकिन हम अभी पढ़ेगा तो देखेंगे कहाँ उसको अच्छे स्कूल ढूंढना पड़ेगा उसके लिए हमें। अच्छा स्कूल क्यों ढूंढना पड़ेगा? आप तो सरकारी शिक्षक हैं, तो आपको लगता नहीं सरकारी कोई स्कूल बढ़िया से ढूंढ लेगा? क्योंकि आपके दोस्त पढ़ाते होंगे सरकारी विद्यालय में। बिल्कुल, लेकिन उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। सरकार उनको पढ़ाने कहाँ देती है? सरकार पढ़ाने को आज तक बोली ही नहीं है, ऐसा कोई चिट्ठी ही नहीं आया आज तक। सरकार तो कहती है कि जनगणना करो, आप ये MDM बनवाओ। हम अंडा लाते हैं खूब फ्राइडे टू फ्राइडे, हम क्या पढ़ाएंगे? हम ब्लॉक पे जाते हैं, हम रिपोर्ट बनाते हैं, रोज 4 को रिपोर्ट भेजना होता है, कितना बच्चा आया, कितना गया, कितना का खाता बना, कितना का आधार कार्ड बना। तो हमारा साथी और हम पढ़ाएंगे कहाँ? हम पढ़ाते कहाँ हैं? अंडा कहाँ लाते हैं आप? बच्चा को खिलाने के लिए। मोटा का पहलवान बनाएंगे तभी ना गाली देगा, मारेगा हम लोग को। तो अंडा लाना शिक्षक का ड्यूटी है क्या? अब तो सरकार जाने किसका ड्यूटी है, इसके लिए तो कोई आदमी नहीं रखा है। हम जाते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे अंडा लाते हैं। विद्यालय का नाम बताइए अपने। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चमारीपट्टी फुलवरिया ब्लॉक। चमारीपट्टी उत्क्रमित मध्य विद्यालय। तो अंडा आपसे मंगवाया जाता है?
हाँ, प्रधानाध्यापक हमसे आग्रह करते हैं कि बाबू जाइए बाजार से अंडा ले लीजिए, आप यंग हैं, आप बाइक चलाते हैं ठीक से, तो हम जाकर ले आते हैं अंडा शुक्रवार तो शुक्रवार, और उस दिन उपस्थिति दुगुना हो जाती है बच्चा लोगों की। अंडा खाने के लिए। हाँ बिल्कुल। साहब आप कौन से विद्यालय में हैं? जी मैं प्राथमिक विद्यालय चौराव में हूँ। बहाली कब हुई थी? 2013 में। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी मैं भी प्राथमिक विद्यालय में ही हूँ, 1 से 5 में, तो सभी विषय उसमें ये पढ़ाने। जब आपका हड़ताल चल रहा था तो हम बहुत मतलब जोश से इसको कवर किए थे। हड़ताल खत्म हुआ तो सारे शिक्षक बोले कि कोई बोला बेच दिया, कोई बोला कि सेटिंग हो गया, आपको क्या लगता है? जी देखिए, हड़ताल जो खत्म हुआ उसमें पहले तो हड़ताल में ही हम लोगों में एक राय नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों में नहीं, डिफाइन करिए किस लोगों में? जैसे शिक्षकों में ही 2 धड़े में बट गए, टीईटी वाले अलग हो गए और जो पहले से बिना शिक्षा मित्र वाले। हाँ जो शिक्षा मित्र कह सकते हैं आप, वो लोग अलग हो गए। जबकि सभी शिक्षकों की एक ही मांग थी कि सहायक शिक्षक बनाया जाए और जो नियमित शिक्षक है, पुराने शिक्षक, उनकी जैसी जो सुविधाएं जो उनकी मिलती हैं, वेतन है चाहे और भी छुट्टी वगैरह है, जो उनको जो भविष्य निधि के लिए जो पैसे मिलते हैं, उस तरह का जो सरकार भी उसमें जो अपना अंशदान देती है, जो रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों के अपने भविष्य के लिए काम आता है, इसमें हम लोगों को मान लीजिए कि हम नियोजित शिक्षक हैं, आज जो पा रहे हैं, जो जितना पा रहा है, जिस दिन हम रिटायर होते हैं उस दिन बिल्कुल खाली हाथ घर जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, इस संबंध में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। विवश होकर सभी शिक्षक हड़ताल में गए। हड़ताल टूटा कहाँ है? और हड़ताल तोड़ने के, देखिए हमारी मांग थी कि हम जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती है, हमारी मांगों पर सार्थक अपना कुछ कदम नहीं उठाती है, तब तक हड़ताल हम तोड़ेंगे नहीं। इसी बीच महामारी जो कोविड-19 का महामारी है, इसके आने से सभी विद्यालय बंद हो गए और विद्यालय बंद होने का असर मुझे लगता है ये हुआ कि सरकार पर इसका दबाव नहीं बन पाया बढ़िया से। अगर विद्यालय नियमित चलते और उस स्थिति में सभी शिक्षक हड़ताल में होते, तब सरकार ज़्यादा दबाव में आती। और रही सही कसर जो हमारे शिक्षक नेता हैं उन्होंने पूरी कर दी। जब आपको मानवता के हित में हड़ताल से वापस आना ही था, तो जब सरकार ने इस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन किया, सभी विद्यालयों को बंद किया, उसी समय शिक्षक नेताओं को ये चाहिए था कि हड़ताल को तत्काल स्थगित कर दें। जब स्थिति सामान्य होती, सब विद्यालय सब नियमित रूप से चलने लगते, सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं चलने लगती, फिर आप अपना हड़ताल शुरू करते। और जब विद्यालय फिर चलने लगता, फिर हड़ताल में आते, तब फिर सरकार दबाव में आती। विद्यालय बंद होने पर हड़ताल करने का मेरे हिसाब से तो उसका कोई वो तुक नहीं था। अमित जी, आखिरी वेतन कब मिला था? जनवरी माह का भुगतान हुआ करीब 2 महीना पहले, अभी 4 महीने का बाकी है। जनवरी माह का भुगतान हुआ करीब 2 महीने पहले, मतलब मई बीत गया, तो माने अप्रैल और मार्च में आपको जनवरी का पैसा मिला और जनवरी का मिल गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना बाकी है। तो कैसे चल रहा है घर? और हमेशा तो ऐसे ही चलता है, बिहार में शिक्षकों को ऐसे ही पेमेंट मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात क्या है, ये सब कोई जानता है, आम आदमी भी कहता है। और आम आदमी यह सोच रहा है कि हम सिर्फ पैसा के लिए हड़ताल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी। हम पैसा नहीं चाहते, कि हम पैसे के लिए केवल हड़ताल नहीं कर रहे हैं। पैसा न बढ़े कम बढ़े ये अलग बात है, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। हमें राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें अंशदान मेरा कटना चाहिए, हमें थोड़ी बहुत पेंशन मिलनी चाहिए। अगर शिक्षक एक सम्मानित जीवन नहीं जिएगा तो दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, मतलब एक निजी सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपका बेटा या बेटी बोले कि हमको शिक्षक बनना है बिहार में, तो बनवाइएगा? नहीं, शिक्षक ये तो नियोजित वाला सिस्टम में हम उसको शिक्षक नहीं बनवाएंगे, कभी नहीं। उसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट लोग तो कहता है कि दुनिया को शिक्षक बनाते हैं, आप कह रहे हैं शिक्षक नहीं बनाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसमें सरकार इतना शोषण करती है, इतना प्रताड़ित करती है और इतना डिमोरलाइज करती है कि अच्छा आदमी भी भोथड़ हो जाता है। हम लोग खुद बढ़िया पढ़े लिखे आदमी और सब पढ़ाई हम लोग का भोथड़ हो गया, इसलिए हम शिक्षक नहीं बनवाएंगे। उसको लेक्चरशिप का, प्रोफेसरशिप का तैयारी करवा देंगे हम, लेकिन शिक्षक नहीं बनाएंगे। नहीं बनवाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मतलब ये सेम सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ कि लोग ये लिख के मतलब मेरा जो मेन सवाल ये है कि ये जो शिक्षक हैं ये आम लोगों से काहे नहीं कनेक्ट कर पाते? जैसे मान लीजिए कि हम एक आम लोग हैं, तो हम तो पत्रकार हैं, हमको आप मत गिने, कोई आम व्यक्ति जिसका बेटा बेटी कहीं भी पढ़ता हो, चाहे सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, लेकिन जब भी आप लोग ये हड़ताल करते हैं तो इनका यही कहना होता है कि 2015 के चुनाव के वक्त टीईटी वाले या शिक्षा मित्र वाले नियोजित शिक्षक हड़ताल पर उतर गए, 2020 के चुनाव के पहले आप लोग हड़ताल पर उतर गए। तो एक मतलब आप मानिए कि कोई कहते हैं ना, जो लौकेला तने सही होला, तो लौकत तो इहे नु, बाकी 15 में जब चुनाव रहे तो लोग हड़ताल पर चल गई लो, 20 में जब चुनाव बता तू लोग फिर हड़ताल पर चल गई लो। एक मतलब तार लोग खाली पैसा से प्यार बा?
नहीं, पैसा नहीं। फिर हमने पहले भी बोला कि हम सिर्फ पैसे के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं, ये गलत सोच है। और इस बार हमने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कराकर हड़ताल किया। ऐसा होता तो हम परीक्षा नहीं करवाए होते तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती बिहार में, लेकिन हमने परीक्षा करवा कर हड़ताल किया, मूल्यांकन भी चलता रहा, हम अपनी मांग करते रहे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। बताइए, आज हम मर जाते हैं तो हमारे परिवार को 4 लाख रुपया मिलेगा। 4 लाख रुपया से क्या होगा? और हमारे स्थान पर किसी का नौकरी भी नहीं दूसरे का होगा, और कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब किसी तरह का हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं है जॉब में। एक सीईओ जो आता है, बीडीओ जो आता है, बीओ आता है और गाली देकर डांट कर भगा कर चला जाता है, समय से कोई काम नहीं होता है। और हम लोगों को माने कि जिस इकाई में बहाल है उसका कर्मी है, हम लोग मुखिया के अधीन है, बीडीओ के अधीन है, सरकार हमको कर्मी नहीं मानती है, सारा काम हम ही से करवाती है। तो इस तरह की बातें हैं। और शिक्षकों को निश्चित रूप से एक निगेटिव चीज़ है कि वो लोग आम आदमी के बीच अपना छवि अच्छा नहीं बना पाए हैं। और ये जो बहाली शुरू हुई 2003 में, 2006 में, 2008 में, 2011 में, तो वो जो डायरेक्ट बहाली हुई मुखिया के थ्रू मेरिट बनाकर, उसमें निश्चित रूप से कुछ अयोग्य आदमी, कुछ एंटी टीचिंग टाइप के जो शिक्षक चीज़ों से रुचि नहीं रखते थे, पढ़ने पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। बताइए, जो पढ़ने में जिसका रुचि नहीं रहा होगा वो क्या पढ़ाएगा? शिक्षा मित्र में भी सभी लोग अयोग्य नहीं हैं, उसमें भी काफ़ी योग्य लोग हैं। तो सरकार उन योग्य लोगों को सही सम्मान क्यों नहीं देती है? नीतीश कुमार कहते हैं कि सड़क पथ है, ये कोई मतलब हुआ? शिक्षा मंत्री कुछ बयान नहीं देता है, और लोग का भी वही हाल है। हम लोग को इतना कमजोर कर दिया गया है कि शिक्षा आपको ये नहीं लगता है कि लोग का जो हाल है ये आपके चलते है? आपने ऐसा अपना छवि क्यों बनाया अमित जी? हाँ, तो अब दिक्कत ये है कि हम सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं, हम पब्लिकली, हम फेसबुक पे भी बहुत चलाते हैं, लेकिन पब्लिक में लगता है कि आप क्या हैं, इसीलिए हम नहीं कहते हैं कि टीचर हैं। लेकिन हम टीचर, हम टीटी टीचर हैं, आप समझिए, हम योग्य टीचर हैं, हम अच्छे टीचर हैं। और आप ये हर एक विद्यालय में 1-2 अयोग्य शिक्षक भी हैं, कुछ योग्य शिक्षक भी हैं। तो उन शिक्षकों किसने रखा? नीतीश बाबू ने रखा। कैसे रखा, क्यों रखा, ये नीतीश बाबू क्यों नहीं समझते हैं? और इसीलिए वेतनमान नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि इसमें बहुत से अयोग्य हैं जो वेतनमान के लायक नहीं है, इसीलिए वो वेतनमान नहीं देना चाहते हैं। तो भाई आप छांट लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, फिर से परीक्षा ले लीजिए ना, और जो अच्छा है, जो बढ़िया है, उसको बढ़िया सुविधा दीजिए, ताकि वो बढ़िया से पढ़ाए। अब पढ़ेगा बिहार तभी ना बढ़ेगा बिहार। वही कह रहे हैं कि जो बढ़िया नहीं है उसको फिर से एग्जाम लीजिए, फिर तय कर लीजिए कि वो बढ़िया है कि नहीं, तब उसके बाद उसको सुविधा दीजिए। अभिषेक जी, आपको लगता है कि आप वोट बैंक बन के रह गए हैं? 4 लाख शिक्षक। जी बिल्कुल, सरकार हमारा इस्तेमाल बिल्कुल वोट बैंक की तरह ही। आप क्यों बने वोट बैंक? गलती आपकी नहीं है, आप लालची नहीं है क्या? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम लालची हैं तो हम नहीं कह रहे हैं, आप ही बोले हैं कि सरकार आपको वोट बैंक की तरह यूज कर रही है, तो आप ही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप लालची हैं। बात को हम इस तरीके से भी लें तो लोकतंत्र में सबको मतदान करना ही है, और अपना विरोध भी जताना है मतदान करके, और अपना समर्थन भी देना है मतदान करके। अब चूंकि जब से मैंने मतदान देना शुरू किया है, तो आप नीतीश कुमार जी से इनके 3 कार्यकाल लगभग पूरे हो रहे हैं। इनसे पहले भी थे, लालू प्रसाद यादव थे, उनकी पत्नी भी थी। तो ये जो शिक्षकों का शोषण जो है नए तरीके से, ये उन्हीं के समय में शुरू हुआ। 2003 में शिक्षा मित्र की बहाली 1500 रुपए पे शायद उन्होंने शुरू की थी। जी शायद नहीं, सही में 1500 रुपए की थी। उसके बाद से फिर 2005 में हुई। फिर नीतीश जी आए तो उन्होंने एक साल 2006 से जो पुराने शिक्षा मित्र थे, जिनको हर साल उनका जो रिन्यूअल होता था सर्विस का उनके प्रदर्शन के आधार पे, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी सेवा को 60 साल कर दिया। और आज ये कहते हैं और अपना सीना ठोक के कहते हैं कि ये सड़क पे थे, नुक्कड़ पे थे, मैंने इनको ये बना दिया, मैंने उनको वो बना दिया। भाई, अगर आप शिक्षा को बेहतर करना चाहते थे और भविष्य को संवारना चाहते थे बिहार के बच्चों का, तो आप उस समय ही बेहतर प्रक्रिया अपनाते, बेहतर लोग चुन कर आते। जैसे आज लोग कहते हैं, या सरकार भी कहती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं होना चाहिए। पब्लिक भी इस बात को कहती है, खुलेआम कहती है कि पढ़ाने कुछ आता नहीं है, सब मास्टर बन गए। तो हम खुद जाकर नहीं पढ़ाते हैं किसी भी विद्यालय में। सरकार जो भी विधि, जिस समय सरकार ने जो भी विधि अपनाई है शिक्षकों के चयन की, उसी विधि के अधीन सभी शिक्षक आए हैं। सरकार बेहतर करना चाहती, बेहतर तभी होगा जब बेहतर शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक और योग्य शिक्षक आएंगे। और शिक्षकों को लाने का काम है सरकार का। सरकार यह तय करे कि किस प्रक्रिया के अधीन शिक्षक आएंगे, कैसे शिक्षक आएंगे, किस तरह की परीक्षा उनके लिए होगी, या सीधे सीधे अगर शिक्षा को बेहतर बनाना है तो बेहतर शिक्षक चाहिए और बेहतर शैक्षणिक माहौल भी चाहिए। अब आते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाते नहीं है या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई भी नहीं होती है। आपने मेरे मित्र से पूछा कि आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते। बहुत सारे सवाल हैं जो
आम लोग शिक्षकों से पूछना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा भी एक बेटा है, अभी 4 साल का है। ईमानदार व्यक्ति हैं, खुद से ही बता रहे हैं, सुनते जाइए। जी भी 4 साल का है मेरा बेटा। लोग पूछते हैं कि आपका बेटा सरकारी स्कूल में नहीं जाता, तो अभी तो सरकारी स्कूल में जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जाने की जो सरकारी नीति है, 6 साल का बच्चा पहली में जाएगा। मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, तो अभी मैं तो उसको घर पे ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब सरकारी विद्यालय में ले जाने की बात है तो मैं तो ले नहीं जाऊँगा। अब इसका मुख्य कारण देखिए, मेरे ख्याल से पहले किताब सरकार खुद उपलब्ध कराती थी विद्यालय में बच्चों को। सेशन हमारे यहाँ शुरू होता है अप्रैल से, और जब सरकार किताबें उपलब्ध कराती थी तो वो किताब आता था आधा से, हाफ ईयरली एग्जाम के समय में सितंबर अक्टूबर में वो किताबें बच्चों को उपलब्ध होती थी। उसमें भी ये था कि आधा सेशन बीत गया, बच्चे कुछ पढ़े नहीं और एग्जाम हो गया। आधे सेशन में पूरा किताब पढ़े, कुछ बच्चे पढ़े, कुछ बच्चे नहीं पढ़े। अब व्यवस्था क्या है कि डीबीटी एक नया सिस्टम सरकार लाई है। अब सरकार को ये है कि हमको इनडायरेक्ट किसी भी तरह से बेनिफिट उसकी फैमिली को देना है, उसको पढ़ाना नहीं है, उसकी फैमिली को। फिर यहाँ वोट बैंक वाली बात आ रही है। मैं सवाल जो आपने पहले पूछा था मैं वहीं आ रहा हूँ। उसको किताब से मतलब नहीं है। अगर किताब से मतलब होता, जब सेशन शुरू होता है उसी समय सरकार जानती है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको किताब चाहिए। सरकार उसकी तैयारी पहले से करती, सेशन शुरू होता पहले ही महीने में सबको किताबें उपलब्ध करा दीजिए, जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं उपलब्ध करा दी जाती। अब सरकार को है कि अब देखिए, अब एक नया इसमें फंडा है एमडीएम का पैसा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, एमडीएम का पैसा ट्रांसफर कीजिए, किताब का पैसा ट्रांसफर कीजिए। सरकारी व्यवस्था में जितने अधिकारी हैं, आप किसी भी बहुत सारे विद्यालय में हो सकता है मित्र आप गए होंगे, तो वहाँ कोई भी जाते हैं अधिकारी तो वो कभी भी किसी वर्ग में नहीं जाते हैं, कभी भी किसी बच्चे से यह नहीं पूछते हैं कि बाबू आज आपने क्या पढ़ा, कभी यह नहीं पूछते हैं कि आपका सिलेबस कितना पूरा हुआ। वो यह पूछते हैं जाते ही कि एमडीएम का पंजी लाइए, चखना पंजी लाइए, रोकड़ पंजी लाइए, ये वो जो भी है। उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उनको डाटा से मतलब है कि आके देख लेनी हो गई। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मास्टर साहब ने क्या गलत किया, ताकि आपको रेल दें। जी बिल्कुल, क्या गलत किया, क्या मास्टर साहब ने पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कहाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कुछ अपना इनपुट दें कि बच्चे बेहतर करें, शिक्षक बेहतर करें। शिक्षक को प्रोत्साहित करने का व्यवस्था इस सरकार में नहीं है। किसी भी पदाधिकारी में यह व्यवस्था अंदर से नहीं है भावना कि मैं विद्यालय में जाऊं तो अपने शिक्षक को प्रोत्साहित करूं कि वो और मन लगा के करें। इससे मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कि मास्टर साहब कहाँ धरा जाएं। अच्छा, ये बताइए, संतुष्ट हैं आप? देखिए सर, आप कह रहे हैं कि संतुष्ट, अगर संतुष्ट होते तो हमको हड़ताल में जाने की जरूरत नहीं थी। अब ये भी आप कह सकते हैं तो फिर आप इस सेवा में क्यों हैं? मजबूरी है, बेरोजगारी। सेवा में क्यों हैं? तो मेरा जवाब आपने ही दे दिया कि भाई बेरोजगारी इतनी है कि कब तक आदमी बेहतर नौकरी के तलाश में बैठे रहेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही है। आदमी यह सोच के आया कि चलो नहीं से कुछ बेहतर है। अब जब आदमी इसमें आ गया, कुछ करना भी चाहता है, तो फिर अब मान लीजिए विद्यालय में आदमी जाता है तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। 10,000, 15,000, 12,000, अभी मान लीजिए हम लोग को 19,000 कुछ रुपए मिलता है। 19,000 कुछ रुपए में बेहतर तरीके से सबको सुविधा देते हुए परिवार चलाना कितना मुश्किल है, इसको नियोजित शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी आपको आ रहे हैं वेतन की बात आपने मित्र से की, जनवरी का वेतन मिला है। जिस दिन वेतन आएगा 5 दिन बाद किसी शिक्षक के पास पैसा नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए कि अब तक पेट बांध के कोई नहीं रहता है जी। खाना तो खाना है, बाकी सभी जरूरी चीजें तो चाहिए। इतना उधार हो गया है कि जैसे ही आएगा अगले दिन सब आ जाएगा दरवाजे पर, मास्टर साहब पैसा आ गया है। देखिए बड़ी विडंबना है, हर तरह के एम्प्लॉय का तनख्वाह है आता है। हम लोगों का जैसे रिलीज होता है, अभी आता नहीं है, रिलीज होता है ना तो 4 दिन पेपर में चलता है कि शिक्षकों का वेतन के लिए इतना राशि जारी हो गया। अभी देखिए सरकार के तरफ से कई बार यह आया कि शिक्षकों का भी महापर्व है, मुस्लिम समुदाय के शिक्षकों का, ईद का। इसी बहाने सरकार ने अपनी पॉलिटिक्स की, ईद से पहले दे देंगे। उसको किसी शिक्षक की चिंता नहीं है। उसने पॉलिटिक्स ये किया
कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के लिए जो है उसी बहाने सभी शिक्षकों का ईद के पहले दे दिया जाए वेतन। आप पता कीजिए, किसी भी शिक्षक का वेतन ईद के पहले, अभी तो आज ईद शायद है, किसी भी शिक्षक का वेतन उसके खाते में नहीं गया है। सिर्फ सरकार चाहती है बातों में उलझा कर रखना, ना उसको पढ़ाने से मतलब है ना बेहतर करने से मतलब है। अब देखिए, आप मेरे बंधु से पूछे टीईटी शिक्षकों के संबंध में, आप देख लीजिए हर राज्य में लगभग शिक्षा मित्रों की व्यवस्था थी। देर सवेर सभी राज्यों ने यह व्यवस्था दी कि आप टीईटी पास कीजिए, हम आपको बेहतर मौका दे रहे हैं, तैयारी कीजिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, हम आपको सहायक शिक्षक बनाते हैं। हमारे यहाँ नीतीश बाबू को इस पर कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ दोहन करना है। सिर्फ हमारा ही नहीं करते हैं, आप देख लीजिए हर विभाग में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाली आती है। तो इनको सिर्फ शोषण करना है यहाँ के युवाओं का, और इनके सारे दांवों का पोल जो इन्होंने किया था, ये लॉकडाउन और ये कोविड-19 सब इनका पोल खोल दिया है। आप सबको मौका जब देते हैं तो इतना प्रवासी कहाँ से आ रहे हैं? आपने मौका नहीं दिया, और जिसको मौका दिया उसका आपने दोहन किया, बंधुआ मजदूर बना दिया शिक्षकों को, यहाँ के युवाओं को। कम तनख्वाह पे कहीं काम कराते हैं। आप बताइए, असंतोष की भावना शिक्षकों में नहीं होगी? एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक हैं। हमारे संवर्ग में है, जो नियोजित शिक्षक हैं, मैक्सिमम जो 2003-05 के होंगे उनको 30,000 के आसपास सैलरी मिलती है। और देखिए 2013 से टीईटी के शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद भी 34,540 वाले जो शिक्षक आए, वो शिक्षक हैं, आपको याद होगा लालू जी जब आए थे तो जो पैनल सिस्टम था उस पैनल सिस्टम को उन्होंने रद्द किया था और बीपीएससी वाला सिस्टम लाया था शिक्षकों की बहाली के लिए। तो उस समय के जो शिक्षक पैनल में थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लड़ाई लड़ लिए, जीत गए, और अब ये मान लीजिए सेवा में आ रहे हैं। तो उनके लिए भी तो आपको करना चाहिए था कि नहीं, आपको भी हम नियोजित रखेंगे। हमारे लिए कहते हैं कि हमने नियमित शिक्षकों के सेवा को डाइंग कैडर में रख दिया है, अब उसमें बहाली नहीं होगी, और जो भी है उसके सेवानिवृत्ति के साथ ही उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो जब नियमित शिक्षकों का पद है ही नहीं तो 34,540 को किस पद पर आप रखे? अगर आप कह सकते हैं कि भाई पहले से बहाली थी, तो पहले से बहाली थी तो पैनल तो रद्द हो गया था, बीपीएससी से आप ले रहे थे, तो ये तो सिर्फ हमारा दोहन कर रहे हैं। बातचीत जारी है और अब अंतिम सेगमेंट की तरफ आ गया हूं। कुछ सवाल लेना जरूरी है। जो हमारे पेज पर मास्क भी बड़ा दिक्कत करता है भाई, जो हमारे पेज पर लोगों ने भेजा है। अमित जी से शुरुआत करेंगे। अमित जी, सवाल ऐसे आए हैं। पहला सवाल मैं लूंगा प्रखर प्रभाकर जी का। प्रखर जी ने अंत में लिखा है कि प्रश्न तो बहुत है, देखता हूं कि आप लेते हैं कि नहीं। तो उनका सवाल ये था, क्या आप बिना अच्छे वेतन एवं बिना अच्छी सुविधा और बिना ईपीएफ के सच्ची लगन से बच्चों को पढ़ा पाते हैं? उनका 5 सवाल है, ये पहला है। दूसरा है, क्या आप शिक्षकों के सम्मान में लगातार हास्य होने के कारण अपने छात्रों को दिल से पढ़ा पाते हैं? तीसरा है, आपको कैसा लगता है जब व्यवस्था आपको निम्नतर कोटि का समझती है? चौथा सवाल है, आपको कैसा लगता है जब आपसे कम योग्य शिक्षकों को आपसे ज्यादा वेतन और कभी कभी आपसे तिगुना वेतन मिलता है? जहाँ तक उनका पहला बात है तो निश्चित रूप से हम बहुत बुरा फील करते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं हम, और हमें इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है। और हम तो आगे की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ तक वेतन की बात है तो ये और बुरी बात है। वही काम हम कर रहे हैं और वहाँ तिगुना वेतन मिल रहा है हमको, उनको 1/3 मिल रहा है। ये कौन सा बात हुआ? ऐसा किसी विभाग में होता है क्या कि आप सेम काम करने वाले को एक को तिगुना पेमेंट दीजिएगा, एक को 1/3 दीजिएगा? तो आपकी जो बातें हैं वो उससे मैं सहमत हूँ, और हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, हमें बहुत दुख होता है और हम नहीं ध्यान दे पाते हैं बच्चों पर। अभिषेक भाई, ये आपके लिए है। अनिल कुमार जी लिखते हैं, क्वारंटीन सेंटर पर प्रतिनियुक्त नियोजित शिक्षक जो अभी आपदा कर्मी के रूप में गर्मी छुट्टी होने के बावजूद कार्यरत हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 50 लाख इंश्योरेंस के साथ साथ अन्य सुविधाएं क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहां तक कि वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2218 दिनांक 8/4/2020 द्वारा कोविड-19 कर्मी को प्रदत्त नाश्ता एवं खाना का नगद भुगतान 350 रुपए भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सरकार द्वारा हमेशा नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इस महामारी में जितने लोगों को कोरोना वॉरियर घोषित किया गया है
उसमें शिक्षक कहीं नहीं है। और जितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे जिस स्तर के भी हों, सबके लिए 50 लाख रुपए की बीमा की घोषणा की गई है। लेकिन शिक्षकों के संबंध में किसी भी अधिकारी ने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने इस संबंध में बात करने की कोशिश नहीं की। शिक्षकों ने यह मामला बार बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी है। और ये नहीं मिली है या नहीं दिया गया है, ये सवाल तो सरकार को स्वयं जवाब देना चाहिए कि जब सभी कर्मियों को दे रहे हैं जो इस महामारी में अपना सब कुछ लगा के खड़े हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, शिक्षक भी कहीं भी पीछे नहीं है। ज्यादातर शिक्षक ही इसमें आगे हैं। हर केंद्र पर आप किसी भी क्वारंटीन सेंटर पर देख लीजिए, वहां आपको 95% शिक्षक ही मिलेंगे। फिर भी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। उनको भी सभी सुविधाएं देनी चाहिए। अमित जी, अगला सवाल मनीष तिवारी जी पूछते हैं, हो सकता है थोड़ा बुरा लग जाए आपको। एक सवाल जरूर पूछिएगा प्रशांत भाई कि आखिर क्या वजह है कि लोग हजारों रुपए महीना देकर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, जबकि अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में नहीं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता है, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। नीतीश कुमार ने विद्यालय नहीं योजनालय बना दिए हैं सरकारी स्कूल को। सारा काम उनको सरकारी स्कूल से ही करना है, सारा डाटा सरकारी स्कूल से लेना है। और बच्चा को 100 रुपया 200 रुपया देते हैं, उसके अकाउंट में जाता है 200 रुपया, वो निकाल भी नहीं पाता है। वो क्या ड्रेस किनेगा, वो क्या नैपकिन खरीदेगा, और वो क्या किताब खरीदेगा, कुछ नहीं खरीदता है। उसके बस्ता में किताबें नहीं रहता है। हम लोग क्या पढ़ाएंगे? मतलब एकदम भरभट कर दिए हैं शिक्षा व्यवस्था को। और हम लोग तो दिहाड़ी मजदूर की तरह है ना भाई। आपके यहाँ कोई मजदूर काम करने आता है तो आप उसको जितना दिन काम करेगा उतना पेमेंट दीजिएगा, बाकी का खत्म कहानी। हमारा भी वही हाल है, जितना दिन काम करते उतना दिन का पेमेंट मिलता है। आज हम मर जाएं, कल अगर हम मर जाएं तो हमारे परिवार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई मास्टर बनना चाहेगा? बताइए। अंतिम सवाल है, फिर राउंड अप कर दूंगा। जब तक चुनाव है, जब तक चुनाव नहीं है, जब तक बिहार है, तब तक इसके शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते रहूंगा। समय अब कम है, अंतिम सवाल रहेगा अभिषेक जी। मनोज जी लिखते हैं कि शिक्षकों के भविष्य यथा सेवा काल में मौत पर उनके आश्रित को लाभ और सेवा काल के बाद उन पर आर्थिक कुठाराघात पर प्रकाश डालने की निवेदन करता हूं। देखिए, कोई भी शिक्षक ही है या किसी भी तरह के सेवा में हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या है नियोजितों के संबंध में, किसी भी विभाग में हो, कि पहला तो उनको वेतनमान जो भी मिलता है या जो भी मानदेय मिलता है वो उनके सेवा काल में ही मिलेगा। 4 लाख की बीमा जो सरकार जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं उनके लिए जो किया है, ये 4 लाख रुपए अगर किसी के देहांत के बाद मिलता है तो क्या ये 4 लाख रुपए उसकी क्षति की पूर्ति कर देगा? नहीं कर पाएगा। रह गई बात कि सेवा में जो है हम 30 साल 35 साल 32 साल नौकरी कोई भी कर्मी करता है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा जीवन उसको जीना होता है। उसके बच्चों का लाइफ है, उसका अपना लाइफ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे बड़े होते हैं, उनको उच्च शिक्षा देनी है, बच्चियों की शादियां करनी है। तो बिहार में दहेज भी देना है। नीतीश जी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए कि दहेज देना बंद नहीं हुआ है। अभी बोलेरो पर रेलवे का जो कर्मचारी है वो 25 लाख पर बिकता है। हमारा भी रेट लगा लीजिएगा। आगे बिहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जितना भी कोशिश कर ले, दहेज तो देना ही पड़ता है बेटी वालों को। सुन रहे हैं ना सर, ये आपकी नाकामी का सबूत है खेत से। और जैसे सेवा के बाद जब हम लोग जाते हैं घर, उसी दिन आदमी पर पहाड़ टूटता है कि आज से हम भिखमंगे हो गए। जब तक सेवा में है ये तो है कि चलो इस महीने का गुजारा हो जाएगा। जिस दिन रिटायर होते हैं उसके बाद तो यही चिंता होती है कि आज के बाद कैसे खर्च चलेगा, और इसी में मर जाते हैं लोग। उनका भविष्य उसी दिन, उनका और उनके पूरे आश्रितों का उसी दिन पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इस संबंध में सरकार को बिल्कुल सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, और उनके वेतन के संबंध में भी सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। लोग बार बार कहते हैं कि शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते हैं आज के युवा। कोई भी युवा किसी भी रोजगार का चयन इसलिए करता है कि उसमें वह सुरक्षित महसूस करे, उसके जो भी उसको भत्ता मिले, जो भी उसको वेतन मिले, उसमें से कुछ वो बचत कर सके, कुछ वर्तमान में खर्च कर सके, कुछ भविष्य के योजनाओं के लिए रखे। हमारा वेतन इतना अपर्याप्त है कि महीने भर का खर्च कैसे चले, इसी सोच में आदमी कटौती करता है। इस महीने में इस चीज में कटौती करेंगे, उस महीने में उस चीज में कटौती करेंगे। हम बढ़िया से जी नहीं पाते हैं, मानसिक
स्थिति हमेशा इस द्वंद में रहता है कि कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा, कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और सरकार जब इस बारे में सोचेगी, सकारात्मक कदम उठाएगी, उचित सुविधाएं देंगी, तब युवा इस प्रोफेशन में, जो पेशा शिक्षक का है, इसकी तरफ आकर्षित होंगे। यही वजह है कि कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता है या कोई अपने बच्चों को शिक्षक नहीं बनाता है। जो आजकल बन भी रहा है वो मजबूरी में बन रहा है, कहीं रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, इस वजह से बन रहा है। मानसिक स्थिति खराब रहती है, द्वंद में रहता हूं कि अगले महीने कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा, दिमाग खराब रहता है तो पढ़ाऊं कैसे, यही बोले आप। अभिषेक जी यही बोले, अमित जी भी नहीं, लगभग यही बात कहा। नीतीश जी, ये दो ही शिक्षक थे। मेरी इच्छा तो उन 4 लाख लोगों को एक फील्ड में बिठाकर एक कॉन्फ्रेंस करने का है, ताकि वो लोग खड़े हो गए, अगर एक एक लाइन भी बोले तो आप तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि वो किस दुविधा से गुजर रहे हैं। उनके यहाँ जब दूध का दूध का पैसा जो था महीना में देना पड़े, तो जब सैलरी खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, 4 महीने के बाद जब उनका सैलरी आता है और वो भी 1 महीने का, तो वो बकाया देकर फिर से खाली हो जाते हैं। अगर किसी को बुखार हो जाए तो दवा का पैसा कहाँ से आएगा। और आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि शिक्षक पढ़ाता ही नहीं है, तो शिक्षक उस वक्त पढ़ाएगा जब उसके पास मानसिक प्रेशर नहीं रहेगा। ये मेरा सोच है। आप लोग महान लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है कुछ बड़ा बात कर दे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और याद रहे कि नियोजित शिक्षक का ये 8वां एपिसोड था। हमारा मन तो 500 एपिसोड करने का है, और जब तक ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे मेरे बुलाने पर ये आते रहेंगे, तब तक ये एपिसोड चालू रहेगा। अब अंततः कैमरा के पीछे अनीश का शुक्रिया, राजन का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपने घर पर बुलाया, चाय नाश्ता कराया और इन 2 लोगों को हमसे मिलवाया। और बाकी आप जानते ही हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मैं प्रशांत राय हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।